नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। और आज से इंडियन इकोनॉमिक की क्लासेस आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें हम आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपका यूपीएससी का चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि पिछले 4-5 सालों का जो मैं ट्रेंड एनालिसिस किया है, तो उसमें एक बात साफ हुई है कि यूपीएससी का जो पेपर है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, यूपीएससी ने काफ़ी चेंज कर दिया है। उसमें काफ़ी वेरिएशंस यूपीएससी यूज़ कर रहा है। पेपर को काफ़ी टफ बनाया जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है यूपीएससी में। लगभग हर साल 8 से 10 लाख यूपीएससी में फॉर्म भरे जाते हैं और लगभग 1000 से 1200 वैकेंसी यूपीएससी निकालता है। तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए, किस लेवल की यूपीएससी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसको पढ़ करके आप यूपीएससी की परीक्षा पास कर सकते हैं, चाहे वह प्रीलिम्स हो या मेंस हो। खासकर प्रीलिम्स, दरअसल पिछले 4 से 5 सालों में यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो मतलब पेपर का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो काफ़ी टफ होता जा रहा है। आपने सीसेट के बारे में एनालाइज़ किया होगा, जैसा कि मैंने एनालाइज़ किया है कि सीसेट का जो पेपर था वो 2016 के बाद उसका टफनेस होना स्टार्ट हुआ, और 2023 का सीसेट का पेपर शायद अभी तक की यूपीएससी की हिस्ट्री में सबसे टफ पेपर था सीसेट। तो आज हम इंडियन इकॉनमी पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है ये क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन इकॉनमी। दरअसल में आज मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दूंगा इंडियन इकॉनमी के बारे में, और कल से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कि उसका यूपीएससी सिलेबस बताएंगे। सिलेबस के बताने के बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएमपी क्या होती है, और नेशनल इनकम क्या होती है। उसके बाद में विस्तार से एक एक चैप्टर पढ़ते चलेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई क्या होती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कनेक्शन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, और सबसे बड़ी बात टैक्सेशन के सिस्टम क्या होता है, जीडीपी कैसे ग्रोथ करती है, प्रोडक्शन क्या होता है, प्लस कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन इकॉनमी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पर काम करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आप इंडियन इकॉनमी के टर्मिनोलॉजी पर आप नहीं काम करेंगे, तब तक आपका जो आपके इंडियन इकॉनमी का जुड़ाव है वो सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ आपको सिर्फ इंडियन इकॉनमी पढ़ना ही नहीं है, बल्कि आपको अंडरस्टैंड करना, उसके थॉट प्रोसेस समझना। क्योंकि अगर आपने पेपर चेक किया होगा तो काफ़ी डाइवर्स पेपर आ रहा है, मेंस का भी काफ़ी डाइवर्स पेपर आ रहा है। 150 शब्द आपको ढूंढने के लिए आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट से जुड़ने का, कि आप सब्जेक्ट कैसे जुड़े, इसके लिए टर्मिनोलॉजी पर काम करते हैं। टर्मिनोलॉजी पे आज काम करते हैं, कल से आपकी प्रॉपर क्लास करते हैं। तो पहले आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आखिरकार अगर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है। एक आपको होता है इकोनॉमी, और दूसरा आपका होता है इकोनॉमिक्स। दोनों अंतर क्या होता है, देखिए, या हम इसको कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी, हम इसे भी कह सकते हैं। देखिए, जैसे आपने सुना होगा, आपने अगर यूपी स्टडी कर रहे होंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी, और एक आपका है पॉलिटिकल साइंस। देखिए, पॉलिटी क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं राज व्यवस्था।
राजनीतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। देखिए ये एक व्यवस्था है और ये एक सब्जेक्ट है, यानी इसका हम अध्ययन करते हैं, जबकि ये एक व्यवस्था है। तो इसी तरीके से क्या है कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक व्यवस्था है, और आपकी इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक आपका सब्जेक्ट है जिसको आपको अध्ययन करना होता है, समझे। इंडियन इकोनॉमी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में प्रोडक्शन कैसे होता है, भारत में कंज्यूम कैसे होता है, और भारत में कैसे जीडीपी ग्रोथ करती है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, कैसे हम नेशनल इनकम निकालते हैं, आरबीआई का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, पब्लिक फाइनेंस का क्या इंडियन इकोनॉमी में रोल है, टैक्स सिस्टम क्या होता है, आरबीआई की क्या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मार्केट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। हम आज इस पर काम करते हैं। तो इसको लेकर के, और इसमें क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में, इसमें हम परंपरागत इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं। इसमें हम परंपरागत इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं। जैसा कि ये एक शास्त्र है, यानी कि इकोनॉमिक्स यानी कि एक शास्त्र में होता है अध्ययन करना, और ये एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था, ये एक शास्त्र। इको का मतलब होता है अर्थ, इको मतलब होता है धन, और इससे मतलब होता है शास्त्र, यानी कि धन का अध्ययन करना, और ये क्या है, ये एक व्यवस्था है, यानी कि धन को व्यवस्थित करना। धन को व्यवस्थित करना। अब देखिए, जब भी आप एरोप्लेन बैठे होंगे तो उसमें 3 क्लासेस होती हैं। एक होती बिजनेस क्लास, एक होती है आपका इकोनॉमिक क्लास, एक होती जनरल क्लास। या तो इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से इकोनॉमी में भी डिफरेंसेस हैं। तो उसी को मैं आज बारीकी से आपको समझाऊंगा कि आखिरकार इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ये एक व्यवस्था है, मतलब इंडियन इकोनॉमी क्या, ये एक व्यवस्था है, और ये एक क्या, ये एक शास्त्र है, यानी कि ये परंपरागत इकोनॉमिक्स है, जबकि ये एक व्यवस्थात्मक इकोनॉमी है। ये केवल हमको तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, इंडिया का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी क्या है। और जबकि ये जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, इसको हम वर्ल्ड और नेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ सेगमेंट में हम इसमें भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जैसे आपने देखा WTO का क्या रोल है, ठीक है, IMF क्या रोल है, वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या रोल है, ठीक, इंडियन इकोनॉमी में। तो इस पर चर्चा करेंगे, और इसमें तो बस सभी का अध्ययन किया ही जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो आपका है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो समष्टि एंड व्यष्टि। हाँ, मैक्रो एंड माइक्रो, जो इसके जो फादर हैं
जो मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक फादर है ये है जॉन मेनार्ड कीन्स, यानी कि जॉन मेनार्ड कीन्स। और जो माइक्रो इकोनॉमिक है इसके हैं जॉन मार्शल। देखिए अब माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमी ये होती है कि जैसे मान लिया कि आपकी फैमिली है और केवल आपकी फैमिली की ही इकोनॉमिक कंडीशन को मतलब कि स्टडी किया जाए कि आपने मतलब कि आपने गेहूँ से आपने खेत से कितना प्रोडक्शन किया। अगर आप दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दूध से कितना आपका प्रोडक्शन हुआ, कितना आपका प्रॉफिट हुआ। आपने कहीं से किसी रिश्तेदार से पैसा लाए या आपने किसी रिश्तेदार को पैसा दिया, या हो सकता है कि किसी ने आपको डोनेट किया हो, दान दिया हो, या हो सकता है आपका मतलब आपका बेटा भी कहीं न कहीं नौकरी कर रहा हो, या हो सकता है कोई आपकी वाइफ भी कहीं से नौकरी करके अर्निंग कर रही हो। अगर आप अगर आप केवल एक फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन को आप मतलब की स्टडी करते हैं तो इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी। इसी तरीके से जब आप मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज मान लिया कि आपके एक गांव है और गांव में लगभग 100 फैमिली आती है और 100 फैमिलियों की इकोनॉमी की कंडीशन को स्टडी किया जाता है तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो यानी कि माइक्रो क्या है, एक ब्रॉड मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन है, और वही माइक्रो क्या है, माइक्रो एक मतलब कि शॉर्ट इंस्टीट्यूशन है। इसी की बात करते हैं कि मान लिया कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की हम स्टडी करते हैं, हम राजस्थान की इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं, तो ये कहेंगे माइक्रो मतलब ये माइक्रो आते हैं, माइक्रो क्योंकि इसमें केवल यूपी की इकोनॉमी की स्टडी किया गया है, राजस्थान में केवल राजस्थान की इकोनॉमी मतलब कि क्या स्टडी किया गया है। सपोज मान लिया कि आप एक IAS अकेडमी में आप स्टूडेंट हैं और वहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं। मान लिया कि आप अनअकैडमी ले रहे हैं, तो जो अनअकैडमी इंस्टीट्यूट्स है वो अपने स्टूडेंट से कितना पैसा मतलब कितना फीस कनेक्ट ले रही है आपसे, टीचर को कितना मतलब पेमेंट कर रही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके इकोनॉमिक सोर्स क्या है, तो वो केवल वो माइक्रो इकोनॉमी है। माइक्रो क्योंकि उसमें केवल एक इंस्टीट्यूट की केवल इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी किया है। वहीं अगर हम सारे मतलब जो भी IAS इंस्टीट्यूट्स हैं वो अगर हम सारे मतलब कि IAS इंस्टीट्यूट्स की अगर हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमी में काउंट किया जाएगा। इसी तरीके से जब हम किसी एक स्टेट की मतलब कि इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो वो हो जाती है माइक्रो, लेकिन वही जब हम पूरे देश की पूरे स्टेट की मतलब कि इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी। सपोज वाले कि हमने एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि क्या हमने एग्रीकल्चर की पूरा स्टडी किया कि एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी मार्केटिंग है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंज्यूमर्स मतलब कि कितने कंज्यूमर हैं। तो ये हम केवल इकोनॉमी का केवल एक सेगमेंट को काउंट कर रहे हैं, केवल एग्रीकल्चर। जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग की काउंट भी कर रहे हैं तो ये केवल आपका माइक्रो इकोनॉमी है। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं ये भी कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमी में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं जब वो एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जब तीनों सेक्टर की बात को कंबाइन करके स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं आपकी माइक्रो इकोनॉमी। आई होप आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। इसकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, आज आपको समझ लीजिए। इसके बाद में एक आपका बहुत अच्छा वर्ड आता है कैपिटलिज्म क्या होता है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, इसको भी चर्चा करते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बात करते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी की। सपोज मान लिया आपका एक फैमिली है, मान लिया ए एक फैमिली है, और जो ए फैमिली में जो फादर है उनका पूरी फैमिली पर कंट्रोल, यानी इतना कंट्रोल है कि अगर फादर ने कह दिया अपने लड़के से कि आपको 6 बजे घर के अंदर आना है वरना आपके 10 चाबुक मारे जाएंगे, तो बच्चा 6 बजे पहले अपने घर के अंदर एंट्री हो जाएगी उसकी। अगर फादर कहते कि आपको 9 बजे से आपको पढ़ने बैठना है, उसके बाद में आपको 11 बजे डिनर करना है, तो मतलब 9 बजे वो लड़का अगर स्टडी नहीं करना, मतलब अगर नहीं करता पाया गया तो उसके पिता उस पर 10 कोड़े मारते, यानी कि 10 उस पर चाबुक मारते। वही अगर उसने 11 बजे अगर डिनर नहीं किया तो उसके 5 चाबुक मारते हैं उनके पिता। अगर पिताजी ने कह दिया कि आपको स्कूल प्रॉपर टाइम पहुंचना है, आपको अपना होमवर्क प्रॉपर टाइम करना है, आपको प्रॉपर टाइम खेलना है, अगर आपने प्रॉपर टाइम पर नहीं स्कूल पहुंचे, पढ़ाई की या आपने खेले, तो आपके पिताजी, आपके फादर आपको चाबुक से पीट देते। तो कहीं कि पिता का क्या है कि एक डोमिनेंस है फैमिली के ऊपर, कंट्रोल है। इसी तरीके से क्या है कि जो सोवियत रशिया था, सोवियत रशिया जो अब रूस में कन्वर्ट हो गया है, सोवियत रशिया जो है, सोवियत संघ जो है, वो एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सपोज मान लिया कि मैंने अब वाले पुतिन साहब हैं, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक किसान को बुलाया, एक बुलाया मैन्युफैक्चर बुलाया जो कंपनी चलाता है, और एक बुलाया बैंक कर्मचारी, और कहा कि मैं आज आपसे एक बात कहता हूँ कि आज से आप गेहूँ प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि देश में गेहूँ का शॉर्टेज है। मैन्युफैक्चरिंग वाले से कहा, कंपनी वाले से कहा कि आज से आप केवल हमारे लिए लोहा प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि लोहे की शॉर्टेज हमारे रशिया में। और जो सर्विस सेक्टर है, यानी कि जो बैंक कर्मचारी है, उसने कहा कि अगर आपने अपना ईमानदारी से काम नहीं किया तो आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। तो कहीं कि रशिया राष्ट्रपति जो है वो बता रहे हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। अगर आप पुतिन के खिलाफ अगर आपने प्रोडक्शन किया तो कहीं कहीं आपको पुतिन साहब सजा दे सकते हैं। सपोज मान लिया कि एक बार आपके पुतिन साहब ने बुलाया और कहा कि आज से आप टमाटर उगाएंगे। किसान से बोले, जो मैन्युफैक्चर जो कंपनी वाला है उसने उनसे कहा कि आज से आप सॉफ्टवेयर का निर्माण करेंगे, और तीसरा जो डिफेंस का कर्मचारी है उसने कहा, उनसे बोले कि आज से आप केवल हमारे लिए मिसाइल प्रोडक्शन करेंगे। अगर इन तीनों ने अगर रशिया की और पुतिन की बात नहीं मानी तो हो सकता है कि रशियन प्रेसिडेंट उन पर एक्शन ले ले। तो क्या है कि इसमें ये दिखाया जाता है कि इसमें केवल क्या है कि पुतिन साहब का इन तीनों पे कंट्रोल है। तो यही काम सोशलिस्टिक इकोनॉमिक होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें अगर कोई इकोनॉमिक गतिविधियाँ, अगर किसी नेशन में इकोनॉमिक गतिविधियाँ हो रही हैं, अगर उसमें सरकार इंटरफेयर करती है, सरकार तय करती है कि प्रोडक्शन देश में क्या होगा, क्या प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन होगा तो कितना होगा, कितना नहीं होगा, किसका प्रोडक्शन किया जाएगा, किसका प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, ये जब सरकार डिसाइड करने लगे तो उसे कहते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसमें क्या होता है, उसमें किसी किसान के पास ज़मीन नहीं होती है, वो सब सरकार के कंट्रोल में होती है, और सरकार ये कहती है कि आप ये ज़मीन लो और इसमें प्रोडक्शन करो, हमको प्रोडक्शन करके दो। उसमें जो फार्मर और किसान का मालिक नहीं होता, बल्कि जो एक्चुअल मालिक होती है वो सरकार होती है, ज़मीन के मालिक। जो कंपनी मालिक है, एक्चुअल मालिक कंपनी मालिक नहीं होता, सरकार मालिक होती है। तो सरकार डिसाइड करती है किसी सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कि किसका प्रोडक्शन होगा, किसका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि इस आर्थिक गतिविधि में सरकार इसमें डायरेक्ट इंटरफेयर करती है। और जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बात दोहराई थी, कही थी गांधी जी से या अन्य नेताओं से
कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम देश को 20 साल के लिए सोशलिस्टिक इकॉनमी में कन्वर्ट करेंगे, यानी सोशलिस्टिक इकॉनमी अडॉप्ट करेंगे, जैसा कि रशिया यूएसएसआर कर रहा है। उससे ये होगा कि 20 साल में जब हम मतलब कि सोशल इकॉनमी को अपनाएंगे तो उसमें हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें प्रोडक्शन किस लेवल करना है और प्रोडक्शन कैसे करना है और प्रोडक्शन क्या क्या करना है, देश की नीड्स क्या है। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि सरकार का जब कंट्रोल होता है तो जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें ड्रॉबैक्स नहीं आते, उसमें ड्रॉबैक नहीं आते। जैसे कि एक फादर है और एक मतलब कि 5 साल का बच्चा है, तो होता ही है कि उसमें जो फादर होता है वो डिसाइड करता है कि आपको क्या पहनना है, आपको क्या खेलना है, आपको क्या खाना है, आपको कहाँ जाना है, आपको किस स्कूल में पढ़ना है, आपको किस कलर कपड़े पहनना है, किस कलर कपड़े नहीं पहनना है। डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करता है आपके फादर जी। लेकिन वही जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप किसी सर्विस में ज्वाइन हो जाते हैं तो आप अपने जजमेंट खुद लेने लगते हैं, क्योंकि तब आप एक परफेक्ट सिटीजन बन जाते हैं। तो वही बात बोस साहब ने कही थी कि हम देश को 20 साल तक सोशलिस्टिक इकॉनमी को बनाएंगे, जिसमें कि सरकार डिसाइड करेगी प्रोडक्शन किसका होगा, प्रोडक्शन कितना होगा, कितना नहीं होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा और कौन कौन से चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो आई होप आपको सोशल इकॉनमी तो अच्छे से समझ आ रहा होगा। और हाँ, इसका एक ड्रॉबैक ये है, इसमें कंपटीशन नहीं होता है। इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि इसमें कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं होती। सपोज मान लिया कि रशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि आज से आप हमारे टमाटर उगाएंगे। अब वो खेत में गया, उसने टमाटर बोया और बोने के बाद में अब हुआ ये कि उसने जब टमाटर जब उसमें थैले में भर रहा था तो उसमें 10 टमाटर में 1 टमाटर खराब डाल दिया। और जब वो ट्रक आकर के मॉस्को सिटी में उतरा तो रशियन प्रेसिडेंट ने देखा कि उसमें टमाटर सड़े हुए निकले। तो इसका सबसे ड्रॉबैक ये है कि इसमें कंपटीशन नहीं है, यानी इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। और इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो है कि इसमें सोशल वेलफेयर होता है, यानी सामाजिक कल्याण होता है। भाई सरकार सबकी ज़मीन ले लेगी, किसान से भी आज ये वो, और बाद में क्या करेगी, सबको बुलाएगी, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी कि ले जाइए खाइए जा करके। तो इसमें क्या इसमें सोशल वेलफेयर होता है। लेकिन सबसे ड्रॉबैक ये है कि इसमें कंपटीशन नहीं हो पाता है, प्रतिस्पर्धा नहीं होती। अब बात करते हैं सोशलिस्टिक मतलब कैपिटलिस्टिक इकॉनमी की कि कैपिटलिस्टिक इकॉनमी क्या होती है। वैसे कुछ कैपिटलिस्टिक इकॉनमी का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके फादर जी हैं और फादर जी के 5 बच्चे हैं। अब फादर जी ने मतलब कि फादर जी ने कहा कि देखिए आपको जो करना है करिए, आपको किस टाइप के कपड़े खरीदने हैं आप खरीद सकते हैं, आप किस टाइप का खेल खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं, आपको किस स्कूल में पढ़ना है पढ़ सकते हैं, आपको किस रंग के कपड़े पहनने हैं आप पहन सकते हैं, आपको किस रेटिंग में जाना है जा सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना क्या नहीं करना ये डिसाइड आप करेंगे। इसमें क्या है, इसमें फादर जो है उनमें बच्चों में मतलब कि इंटरफेयर नहीं कर रहा है। जो मतलब कि बच्चे उन पे जजमेंट जो फैसले ले रहे हैं उसमें जो फादर जी वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसमें बच्चों मतलब फादर का उन बच्चों पर कंट्रोल नहीं, क्योंकि वो जजमेंट खुद ले सकते हैं। वो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें एग्रीकल्चर करना है, हमें इंडस्ट्री लगानी है या हमें क्या सर्विस सेक्टर में जाना है, हमें खेती करनी है या हमें मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन करना है या हमें किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है। ये डिसाइड कौन करेगा? उनके बच्चे, फादर नहीं। फादर कहते हैं कि आप जो मर्जी वो कीजिए, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो जब ऐसी कहीं व्यवस्था लागू होती है उसे कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकॉनमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका कहता है, अमेरिकी गवर्नमेंट ये कहती है कि देश की जनता किसका प्रोडक्शन कर रही है और प्रोडक्शन क्यों कर रही है ये हम देश की जनता पर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मार्केट है वो सिर्फ 2 फोर्स काम करती है। वो फोर्स आपका है आपका डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई।
डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मतलब होती है मांग, और सप्लाई, सप्लाई को हिंदी में कह सकते हैं आई डोंट नो। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई। तो मतलब जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मार्केट काम करती है दो फोर्स पर, एक डिमांड और एक सप्लाई। सपोज ने मान लिया कि अगर मार्केट में प्याज कम है तो जो जो फार्मर्स होंगे वो एक समय प्याज बो करके जितनी डिमांड कम हुई है वो डिमांड पूरी हो जाएगी। यानी कि अगर अगर अमेरिका कहता है कि अगर हमारे अमेरिका में अगर प्याज कमी हो गई है तो किसान क्या करेंगे कि प्याज का प्रोडक्शन करेंगे और मार्केट में सप्लाई कर देंगे, जिससे कि डिमांड उनकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्याज की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। इसी तरीके से क्या होता है, अगर सपोज मान लिया अगर टमाटर अगर मार्केट में कम हो गया है तो और जबकि डिमांड टमाटर की बढ़ी हुई है तो क्या करेंगे कि जो फार्मर्स हैं वो टमाटर उगा करके मार्केट में आकर के सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा जो टमाटर की डिमांड है वो डिमांड पूरी हो जाएगी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ये कहती है कि सब कुछ मार्केट में छोड़ दो, सब कुछ मार्केट छोड़ दो, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई ऑटोमेटिक हो जाती है। हाँ, 2-3 मिनट टाइम लगता है, लेकिन एक समय जो मतलब डिमांड है वो पूरी हो जाती है। मतलब कि एक ऐसी आर्थिक गतिविधि जिसमें सरकार का इंटरफेयर ना हो, यानी एक ऐसी इकोनॉमी सिस्टम जिसमें स्टेट का कोई इंटरफेयर ना हो, उसे कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जैसे एग्जांपल अमेरिका ये मानता है कि इकोनॉमी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, खासकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्योंकि अगर सरकार का कंट्रोल करती है तो कहीं न कहीं वो उसमें जो हेल्दी कंपटीशन है वो नहीं हो पाता है, और जब हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा तो लोग मतलब कि लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और प्रोडक्शन अगर करेंगे भी तो वो क्या करेंगे, वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था सोसाइटी इकोनॉमी का कि रशिया ने कि एक फार्मर बुलाया, कहा कि आप टमाटर बोइए, और टमाटर उसने बोया लेकिन एक टमाटर ख़राब डाल दिया। उसके बाद जब वो ट्रक से उतारा गया तो पूरा टमाटर ही ख़राब हो गया। तो उसमें क्या है कि उसमें हेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं था। मतलब कैपिटल इकोनॉमी क्या है कि इसमें हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, और इसका सबसे ड्रॉबैक सबसे बड़ा इसमें जो सबसे बड़ा जो मतलब कि जो सबसे बेनिफिशियल चीज़ है वो है इसमें हेल्दी कॉम्पिटिशन सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता, यानी समाज का कल्याण नहीं हो पाता है। अब जिनके पास कैपिटल उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगा दी, जिनके पास कैपिटल उन्होंने अपना एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलप कर लिया, कुछ लोगों ने सर्विस सेक्टर में चले गए। तो जो गरीब बेचारे हैं जो अमेरिका में, वो तो गरीब ही रहेंगे। तो अब सरकार इस पे फोकस नहीं करती है, मार्केट पे तो सरकार इस पे कंट्रोल नहीं करती है कि प्रोडक्शन कितना होगा, लोग बस कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि भारत में 1950 से 1990 तक यही था। देखा कि मान लिया कि रिलायंस कंपनी ने या ए कंपनी ने 10 करोड़ रुपये कमा लिए हैं, तो उसको बुलाया सरकार ने, कहा कि आप बहुत कमा चुके, आप हटिए। मान लिया कि SBI बैंक को उसने कहा आपने 100 करोड़ रुपये कमा लिए, बस बहुत कमा लिए, आप हटिए। इसलिए तो मतलब कि बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, यानी नेशनलाइज किया गया। क्यों किया गया? इसीलिए किया गया। एक मतलब कि एक तो कहीं कि सरकार ने मतलब कि 1950-1990 तक कंट्रोल करके रखा कि प्रोडक्शन कितना होगा, आपके पास कितना पैसा रहेगा, प्रोडक्शन किसका होगा। और उसके बाद आप जानते ही हैं क्या हुआ था। तो इसका सबसे ड्रॉबैक ये है कि इसमें सोशल वेलफेयर नहीं होता, लेकिन इसका सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। अब बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। मिक्स इकोनॉमी का मतलब ये होता है यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे मान लिया कि एक मॉम है, यानी मदर है, माता जी, और उनके 4 बच्चे हैं। तो 2 बच्चों ने कहा कि यानी कि उनकी माता जी ने कहा कि देखिए आप गेहूँ बोइए
टमाटर लगाइए, आप दूध का प्रोडक्शन कीजिए, आप इंडस्ट्री लगाइए, आप सर्विस सेक्टर में जाइए। तो अब हुआ ये कि इसमें क्या है कि इसमें मतलब कि इसमें और कुछ काम जो है वो माता जी संभालेंगी। यानी अपने एक लड़के से कहा कि आप मतलब आप खेती का काम देखिए, और किसी से कहा आप दूध का काम देखिए, और किसी से कहा कि आप सर्विस सेक्टर में जाइए, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट काम है वो मैं देखूँगी। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, वो मेरे पास है। सब तुम एग्जाम्पल तौर पर ले लिया, ठीक है। उसके बाद में बैंक में कितना पैसा जमा होगा, कितना पैसा जमा नहीं होगा, ये मैं देखूंगी। घर में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये मैं देखूंगी। कोई अगर दुकान खोल रहे हो तो उसमें कितना पैसा, मतलब कि उसमें कितना पैसा लगाया आपने उस बिजनेस में खोलने के लिए, ये मैं देखूंगी। उस दुकान से कितना प्रॉफिट आया, ये मैं देखूंगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उसमें माता जी ये बता रही हैं कि कुछ काम आप संभालो और कुछ काम मैं संभालूंगी। क्योंकि यही तो मतलब कि यहीं से एक नई व्यवस्था कायम होती है मिक्स इकोनॉमी की, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत सरकार ने, यानी कि भारत ने मिक्स इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपनाया है, जिसमें गवर्नमेंट ये कहती है, मतलब भारत की गवर्नमेंट ये कहती है कि कुछ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर का मतलब करते हैं, मतलब करेंगे, और कुछ प्रोडक्शन सरकार करेगी। यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों की मतलब दोनों जब मर्ज हो जाए तो उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि इसमें कुछ प्रोडक्शन सरकार करेगी, कुछ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर करेंगे, और मतलब और जो गाइडलाइंस है वो क्या, वो सरकार बताएगी। जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग जो मतलब कि प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको गाइडलाइंस सरकार बताएगी कि आपको क्या प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन नहीं करना है। और एक समय बाद अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं, वो सरकार आपसे छीन लेगी, और छीन के जो पुअर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। यही तो हुआ 1950 में। देखिए आपका कितने LIC को बनाया गया, BPCL बनाया गया, आपको इसरो बनाया गया, आपका है ना, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सोची गई, इसरो बनाया गया। उसके बाद में बहुत सारे PSU बनाए गए, जैसे आपका भेल, सेल, गेल, NTPC, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। इनको किसने बनाया? इनको बनाया सरकार ने बनाया। इनको सरकार ने मतलब इन पर किसका, इन पर सरकार का कंट्रोल है। और कुछ जो सेक्टर वो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि